कीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। पेट्रोल के साथ साथ कारों में फ्यूल के रूप में और किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल जो होता है आप लोगों का, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। अगर आप लोगों से एथेनॉल का फॉर्मूला पूछे तो ध्यान रखें C2H5OH, इसका भी इस्तेमाल एज अ फ्यूल करा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस। दोस्तों जो बायोगैस होती है जिसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं, इसका मेजर पार्ट क्या है? तो इसमें जो ज्यादा से ज्यादा होती है वो होती है आप लोग की मीथेन। कितनी होती है? लगभग आप लोग की 50 से 75% आपकी मीथेन होती है ना? 50 से 75% आपकी मीथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 25 से 50% होती है। फिर आपकी नाइट्रोजन होती है। क्लियर? तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, एलपी के सीबीटी 1 में क्वेश्चन आया था कि मेजर कंपोनेंट क्या है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है 48% के द्वारा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, जब भी आप लोगों का कोल का, पेट्रोलियम का जब कंबशन होता है, जब इनका दहन होता है, तो किसके ऑक्साइड मिलते हैं? नाइट्रोजन के और सल्फर के। आप लोग देखिए जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो उससे क्या होता है दोस्तों? जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो एटमोस्फेयर में जो आप लोगों की गैसेज प्रोड्यूस होती है, मतलब आप लोग सॉरी जो गैसेज होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आप लोगों का दोस्तों ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, होती नहीं होती। तो होता क्या है आप लोग का, जैसे मान लीजिए सल्फर के ऑक्साइड है SO2, ये सल्फर का ऑक्साइड क्या करेगा आप लोगों का ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये ऑक्सीजन कहां पर पाई जाती है? एटमोस्फेयर में, इसके साथ मिलकर दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। फिर इससे क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ में मिलकर किसका निर्माण कर लेता है? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है। और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जब पानी में मिलता है तो उसकी एसिडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि काफी नुकसानदायक होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? वर्षा के जल से मिलकर किसका निर्माण कर लेता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो ये आप लोग के जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए। इनमें से कौन सी अलॉय है जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है? पीतल आप लोग जानते हैं किससे मिलकर बनी है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है। कितना कॉपर है? 70% कॉपर है, 30% जिंक है। सोल्डर की अगर हम लोग बात करें तो ये लेड और टिन से मिलकर बनी है। कांसे की अगर बात करें तो कॉपर और टिन से मिलकर बनी है। लेकिन नाइक्रोम में आप लोगों के 2 एलिमेंट्स नहीं होते, 3 होते हैं इसमें, देखिए जरा चाहिए। अगर हम लोग बात करें ब्रॉन्ज की, कांसे की, अगर हम लोग बात करें ब्रास की, तो ब्रास की आपकी पीतल जो होता है उसमें कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज में आपके कॉपर और टिन होता है। और एक एग्जांपल और दिया हुआ था सोल्डर, तो इसमें आप लोग के लेड और टिन होते हैं। ठीक है, तो इन सभी में दोस्तों कितने कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। लेकिन आप लोगों से पूछा गया था नाइक्रोम, तो नाइक्रोम में देखो निकल होता है 55 से 60%, क्रोमियम होता है और आपके आयरन होता है। तो इसमें आप लोगों के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 4 भी हो सकते हैं, कुछ और एलिमेंट्स आप लोग के ऐड करे जा सकते हैं। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, इसमें कुछ अमाउंट का कुछ और मटेरियल भी ऐड करा जा सकता है। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो आप लोग के 3 ही होते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें तो पक्का है आप लोग के 2 2 2 ही है, तो एक ही ऑप्शन बचा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए 53% के द्वारा निकल और क्रोमियम। देखिए आप लोगों का जो स्टेनलेस स्टील होता है, जिसको हम लोग डब्बा रहित स्टील में बोलते हैं, जो आप लोग के घरों में बर्तन बनाने में इस्तेमाल करा जाता है, तो ये आपका जो निकल और क्रोमियम होता है, ये आपका किससे मिला, किसमें मिला होता है? आप लोग का स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो किस किस से मिलकर बना होता है? देखो पिछले वाली स्लाइड में होगा स्टेनलेस स्टील दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है आप लोग को। तो आप लोग का स्टील में अगर आप लोग निकल और क्रोमियम बना मिलाओगे तो ये आप लोग का किसका निर्माण होता है? स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और स्टील का निर्माण कैसे होता है? स्टील का निर्माण होता है जब लोहे में, आयरन में जब आप लोग कार्बन मिलाते हैं तो स्टील का निर्माण होता है। और जब इस स्टील में आप लोग निकल और क्रोमियम मिला देंगे तो आप लोग का स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। और आप लोग के जिप्सम का पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा CaSO4.2H2O। जब आप लोग जिप्सम का निर्जलीकरण करोगे, जब इससे आप लोग बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो इससे पानी निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर पानी के 2 मॉलिक्यूल से कितने बच गए? आधा बच गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो आप लोगों से पूछे जिप्सम के डिहाइड्रेशन किससे क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और इसी का आप लोगों का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे।
इनमें से कौन सा आप लोगों को सुखाने वाला एजेंट यानी ड्राइंग एजेंट मतलब जिसका यूज सुखाने में करा जाता है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड। और आप लोगों को पता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सुखाने वाला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ध्यान रखिए अगर आप लोगों से इसका साधारण नाम पूछा जाए तो इसका साधारण नाम है बिना बुझा हुआ चूना। इसका क्या नाम है? बिना बुझा हुआ चूना। और इसी को ही क्या बोला जाता है? डर गया दोस्तों सॉरी एक बार चैट खोलना पड़ेगा तो बहुत ठीक है मतलब मैं देख रहा था एकदम से कॉल आ गया, मैं डर गया, मैं क्या हो गया, इतना शांति से पढ़ा रहा मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब डर जाते हैं यार, अपन भी बच्चे ही हैं। चलिए कुछ जने बोल रहे हैं 2 and 4 आर सेम। चलो देखते हैं एक बार चैट्स में। हाँ मजा आ गया भैया, ऐसे मजे लेते रहो, वैसे नहीं कि हाँ सर डर गया। चलो आ जाओ ना, पहले इस पे चलते हैं, बाकी की बात में करेंगे। तो देखिए कुछ बोल रहे हैं कि सेकंड और फोर्थ आपका सेम है, नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, समझ लो बात को। हाँ तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी को मैं आप लोगों को बोल रहा था एक नाम से और जाना जाता है, क्विक लाइम बोल सकते हो, सिंपली लाइम बोल सकते हो। और जब इसमें आप लोग पानी डालते हो तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ पानी या चूने का पानी जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है। तो ड्राइंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बैक्टीरिया में श्वसन स्थल आप लोगों को बताना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीजोसोम। पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि ये आप लोग की जो बैक्टीरिया होती है उसमें किस प्रकार की सेल होती है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है? जल्दी से मुझे बताइए बैक्टीरिया में किस प्रकार की सेल होती है? बहुत बढ़िया, प्रोकैरियोटिक होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिसमें आपका न्यूक्लियस केंद्रक वेल डेवलप्ड नहीं होता, अच्छे से विकसित नहीं होता। और आपके प्रोकैरियोटिक के सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, एक तो हो जाएगा आप लोगों का बैक्टीरिया में होती है और एक आपका होता है दोस्तों आर्किया में। क्लियर है क्या? ये दोनों आप लोगों के सूक्ष्म जीव हैं। अब देखिए आप लोग इसको चैट्स को कर देते हैं बंद, इधर आ जाइए वापस। देखो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों रेस्पिरेशन कहां पर होता है? अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक में, है ना, आप लोग की अगर बात करें यूकैरियोटिक में, जैसे हमारी कोशिका में बात करें रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो दोस्तों श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आप लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, और एक होता है एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, वायवीय श्वसन, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। सिमिलरली आप लोगों से पूछा जा रहा है बैक्टीरिया में कहां पर होता है दोस्तों? ये होता है मेसोसोम में। अब आप लोग पूछेंगे सर मेसोसोम क्या होता है? आइए देखते हैं। जैसे ये आप लोग का दोस्तों सेल वॉल होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो दोस्तों ये आपकी जो येलो कलर वाली देख रहे हैं ये होती है आप लोग की सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख पा रहे हो, फोल्ड टाइप के मुड़े हुए, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, और इसे घुमा घुमा सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम। और यहीं पर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेसोसोम। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। दोस्तों जो आपका रेस्पिरेशन होता है उसकी 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? जो आप लोगों का ग्लूकोज होता है वो किसमें टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। दोस्तों ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन है? ये आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। समझ में आ गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों फीमर, है ना, जो आपकी कौन सी होती है? थाई की हड्डी होती है, जांग की हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी की बात करें तो वो आपकी होती है स्टेपिस, जो कि कहां पर होती है? कान में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये आप लोग की चेस्ट है, इसके आसपास की हड्डियां, इसकी बात हो रही है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, आप लोग की पसलियां बोलते हैं। और रिब्स टोटल कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े का मतलब 24 हड्डियां होती है टोटल। पर अगर आप लोग को बोले 12 जोड़े में से ट्रू रिब्स कितने होते हैं, तो 7 जोड़े जो होते हैं इनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि ये आप लोग के यहाँ पर एक बोन होती है स्टर्नम, जिससे सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ध्यान आप लोग रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके जाता है?
आप लोग को पता है जैसे मेल से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, फीमेल में किसका फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। तो जो अंडे का फॉर्मेशन होता है दोस्तों कहां पर होता है, ये ओवेरी में होता है। यहाँ से ही ये जो आप लोग के जाते हैं दोस्तों किस में जाता है, गर्भाशय में जाता है। और यहाँ पर आप लोग का जो गर्भाशय होता है, यहाँ पर कौन मिलता है, स्पर्म और एग मिलता है। तो यहाँ से गर्भाशय तक लेके कौन जाता है, अंडाशय से दोस्तों ट्यूब दिख रही है आप लोग को, फैलोपियन ट्यूब, इनको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये कार्य करा जाता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75% स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, इसमें समय मैं आप लोग को एक्स्ट्रा दूंगा, 35 सेकंड दूंगा, आराम से आप लोग सोच समझ के करें, ठीक है। आराम से सोच समझ के करो, 30 सेकंड का समय अभी आपके पास में बाकी है। राइट आंसर दिया जा रहा है 55% के द्वारा। देखो आ जाइए, देखो आपको पता है, ये तो आप लोग जानते हैं हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए तो आपका 3 से कनेक्ट होगा, ए आपका 3 से कनेक्ट होगा दोस्तों, ए की ऑप्शन बेटा है, ऑप्शन नंबर ए। आपका बी क्या हो जाएगा, आर्टरीज क्या करती है, आर्टरी में आपको पता है प्योर ब्लड फ्लो होता है। प्योर ब्लड कहां से जाता है, हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाता है। तो आर्टरी का काम क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, यानी हार्ट से ब्लड को लेके जाना। वेन्स में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। तो इम्प्योर ब्लड जाता कहां पर है, तो ये आपका हार्ट है, समझो बात को। तो हार्ट से आप लोग के प्योर ब्लड जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक, मान लो किडनी में गया, आप लोग के पैरों में गया, फिर यहाँ से जो आपका ब्लड निकलता है वो इम्प्योर ब्लड निकलता है, और इम्प्योर ब्लड वापस किसमें आता है, हार्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो प्योर ब्लड निकलता है ये तो आपका जाता है आर्टरी में, यानी शिराओं में, सॉरी धमनी में। और आप लोगों का जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, जैसे आपका स्टमक हो गया, किडनी हो गया, हाथ पैर हो गया, इनसे जो आपका इम्प्योर ब्लड आता है वो वापस हार्ट में कौन लेकर आता है, वेन्स लेके आती है, शिराएं लेकर आती है। तो वेन्स क्या करता है, ट्रांसमिट दी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बिल्कुल सही है, सी आप लोग का 2 से कनेक्ट हो जाएगा। कैपिलरीज क्या हो जाएगा दोस्तों, जहां पर आर्टरी और वेन जुड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज, यानी केशिकाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो पूरा मैं इसको एक फ्लो डायग्राम बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आप लोग को पता है कि आप लोग का हार्ट हो गया, अब हार्ट में क्या है, मान लीजिए प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड जो जाता है दोस्तों किससे जाता है, ऑरोटा से जाता है, जिसको बोलते हैं महाधमनी। तो प्योर ब्लड आपके ऊपर हाथ पैरों में भी तो जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो नीचे वाले ऑर्गन में गया। तो ये जो रेड वाला ब्लड आप लोग देख पा रहे हो, इट इज दी ऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी ये आप लोग का प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, उसको मैंने रेड कलर से शो करा है। तो ये प्योर ब्लड जितना भी जा रहा है आर्टरी से जा रहा है आप लोग का, समझ लो। आप लोगों से पूछा जाता है लीवर में कौन सी आर्टरी आप लोगों का ब्लड लेके जाती है, तो हेपेटिक आर्टरी लेके जाती है। किडनी में पूछा जाए कौन सी आर्टरी लेके जाती है, तो रेनल आर्टरी लेके जाती है। समझ पा रहे हो बात को। अब ध्यान से देखिए, अब इनसे जो आप लोगों का ब्लड निकलेगा वो इम्प्योर निकलेगा। तो इम्प्योर ब्लड जो निकलेगा वो वेन से जाएगा। तो किडनी में प्योर ब्लड कौन लेकर आता है, रेनल आर्टरी लेकर आता है। इम्प्योर कौन लेके जाएगा, वेनल आर्टरी या रेनल वेन लेके जाएगा। लीवर में प्योर ब्लड कौन लेकर आता है, हेपेटिक आर्टरी। इम्प्योर ब्लड कौन लेकर जाएगा, हेपेटिक वेन। तो ये सारे के सारे इम्प्योर ब्लड जो होते हैं ना दोस्तों, वापस किस में जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट किसके पास भेजता है, लंग्स के पास में भेजता है, लंग्स के पास में भेजता है, किसके पास में, लंग्स के पास में। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, हार्ट से लंग्स के पास में जो ब्लड जा रहा है वो कैसे जा रहा है, इम्प्योर जा रहा है। क्यों, क्योंकि लंग्स क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है, और जब ऑक्सीजन मिला देगा तो लंग्स कैसा ब्लड भेजेगा, प्योर ब्लड भेजेगा। कैसा, प्योर ब्लड भेजेगा। तो ध्यान रखें, लंग्स से जो आप लोगों के हार्ट में ब्लड आ रहा है वो आता है पुल्मोनरी वेन से। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, पुल्मोनरी ब्लड लगते काम उल्टा हो जाएगा। देखिए वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है, जैसे पुल्मोनरी लगा दोगे तो पुल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड बहेगा। और आप लोग का हार्ट से लंग्स में जो जा रहा है इम्प्योर ब्लड जा रहा है, आर्टरी में तो प्योर ब्लड जाता है, लेकिन जैसे पुल्मोनरी आर्टरी लगा दोगे तो इम्प्योर हो जाएगा। तो लंग्स से और हार्ट में जो आप लोग के ट्यूब्स आ रहा है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पुल्मोनरी, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन महिला जनन अंग नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा नहीं है। तो कुछ बच्चे तो बेवकूफ है, उनका कभी जिंदगी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अरे अभी अभी मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब क्या काम करती है, अंडाशय से जो एग का फॉर्मेशन होता है उनको गर्भाशय तक लेके जाती है। तो ये आपकी फीमेल में होता है, ये फीमेल में होता है, ये फीमेल में होता है, बताया तो सही। ये आपकी हो जाएगी स्पर्म डक्ट, शुक्रवाहिका जो होती है ये आपके मेल में होती है, क्लियर, मेल में होती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अरे दोस्तों समझ जाता है क्या, आई एम सॉरी 35 सेकंड में चल रहा है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से कम कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जायगोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। एक बार पूरा का समय कम कर लेते हैं, वापस वही 20 सेकंड कर लेते हैं। चलिए आप देखो, तो आपका मेल गैमेट्स तो कौन सा हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। फीमेल गैमेट्स कौन सा हो जाएगा, एग हो जाएगा। जब ये दोनों मिलते हैं किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का करते हैं। और दोस्तों जो जायगोट होता है ये आपका जब डेवलप होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में हो जाता है, भ्रूण में हो जाता है। और फिर ये आपका भ्रूण किसमें हो जाएगा, आपके चाइल्ड में हो जाएगा। जब वो आप लोग के बाहर आ जाएगा गर्भाशय से तब उसको हम लोग चाइल्ड बोलेंगे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए बोला जा रहा है पहला किसकी कमी से होता है। तो पहली बात तो राइबोफ्लेविन आपको कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। फोलिक एसिड हो जाएगा विटामिन बी 9 हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा आपका विटामिन बी 3, और एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी। अगर हम लोग बात करें आप लोग का फोलिक आपका राइबोफ्लेविन की, तो इसकी कमी से कौन सी रोग होता है, पहले मुझे कमेंट करके बताएं, कौन बताएगा।
फिर मैं आपको रटवा दूंगा सारा टेंशन, मतलब अभी स्लाइड में B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, कोई बता सकता है क्या? वेरी वेरी होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शर्म नहीं आ रही, अभी पेपर है, अभी भैया B2 की वजह से यार शर्म कर लो थोड़ा सा। अरे विटामिन B1 की कमी से होता है आप लोग का वेरी वेरी। देखो इधर आओ, देखो इतनी बार मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी, विटामिन B2 की कमी से होता है कैल्यूसिस, नियासिन B3 की वजह से आपका होता है पेलाग्रा। तो कैसे याद करें, दिक्कत आती ना याद करने में, सुन लो मेरी बात। तो आप लोग सारे विटामिन को सजा दो भैया, 4 को छोड़ देना, 8 को छोड़ देना, 10 को छोड़ देना, 11 को छोड़ देना, क्योंकि ऐसे कोई विटामिन नहीं होते हैं। तो बस यहाँ से याद रखना है, आप लोग की मैरिड हो, आप लोग के दोस्त बोल रहे हैं भाई पार्टी में चल रहा है क्या, तो आप लोग बोल रहे हो बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर, 9 से 12 आना ही है आना ही है, 9 से 12 आना ही है आना ही है। तो देखो बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर, 9 से 12 आना ही है आना ही है। यानी विटामिन B9 भी एनीमिया, विटामिन B12 भी आपका एनीमिया, ध्यान रखेंगे आप लोग, कई बार मैंने आप लोगों को बताया ये चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो बिल्कुल भी आप लोग ऐसी गलती ना करो, ऐसे वाले क्वेश्चन तो गलत मत करो यार, विटामिन B1 विटामिन B2 ऐसे वाले गलती करो तो फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन। देखिए आप लोगों को पता है विटामिन के आपको फूड से भी मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों से भी मिलता है, लेकिन आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई नामक, जिससे भी क्या होता है विटामिन के का निर्माण होता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया कहां पर पाया जाता है, आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुबह 9:30 बजे क्लास में बताया, फिर भी गलती कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर, रिश्तेदारी। 50% आंसर दे रहे हैं। तो देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये तो वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझ रहे हो। ये ऑसिलेटर तो आप लोग क्या हो जाएगा, जो ऐसे आप लोग ऑसिलेट कर रहे हो उसको ऑसिलेटर बोल देंगे। रेक्टिफायर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, ये आपका हो जाएगा रेक्टिफायर। अगर आप लोगों से पूछे डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कौन बदलता है, अगर आप लोगों से पूछे डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा को ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो दोस्तों ये आपका बदलता है इन्वर्टर। दोनों आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सी गैस का यूज करा जाता है पेयजल के शुद्धिकरण में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन का इस्तेमाल करा जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। चलिए, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवदार। देखो बात को समझो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। क्या बता सकते हैं कि कौन से प्लांट हम लोगों ने बताया था, एक तो मैंने बताया था आपका क्रिप्टोगेमिया, एक बताया था फेनेरोगेमिया। तो क्रिप्टोगेमिया में क्या थे, ऐसे प्लांट्स थे जिनमें आप लोगों के बीज नहीं पाए जाते, लेकिन आपका जो फेनेरोगेमिया था जिसको हम लोग हिंदी में पुष्पविद बोलते हैं, उसमें वो प्लांट्स है जिनमें आपके बीज पाए जाते हैं। अभी जो आपका फेनेरोगेमिया होता है, ये भी आप लोग के दो टाइप से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, एक आपको हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो आपका जिम्नोस्पर्म क्या हो जाएगा, जिनके बीजों पर कोई आवरण नहीं होता, जिनके बीजों पर कोई भी आवरण नहीं होते, जैसे मूंगफली है तो मूंगफली तो छिलके में होती है ना, एक समझ रहे हो बात को। जबकि आपका एंजियोस्पर्म क्या हो जाएगा, देयर इज कवर ऑन इट सीड्स, तो जिनके ऊपर कोई आवरण होता है उनको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये आप लोग का बोला जा रहा है आवरण रहित, यानी आवरण रहित का मतलब क्या है, इनमें से जिम्नोस्पर्म कौन सा नहीं होता, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे देवदार जो होता है ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आप लोग का जिम्नोस्पर्म होता है, इन पे कोई आवरण नहीं होता है। एग्जांपल्स आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग अभिक्रिया करवा रहे हो सोडियम क्लोराइड की जल और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से, तो आप लोगों का क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप लोग इसको खाने का सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड भी मिल रहा है, दोनों ही मिल रहा है। ठीक है, तो बी और सी इसका दोनों आंसर होना चाहिए ना, बी और सी इसका दोनों आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस यौगिक को त्वरित पकाने के लिए भोजन में जोड़ा जाता है। अच्छा हाँ, इस यौगिक को कभी कभी त्वरित पकाने के लिए भोजन में जोड़ा जाता है। तो भोजन में किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तो आएगा केवल और केवल। ठीक है, भोजन में किसको जोड़ते हो आप लोग, इसी को, जो अमोनियम क्लोराइड यूज करते हो क्या, नहीं आप लोगों का दोस्तों जो खाने का सोडा होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये चीज बोलती है तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो बोला जा रहा है सी डबल ओ एच निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कब बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें COOH ग्रुप पाया जाएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जब इसका IUPAC नाम लिखा जाता है तो हम लोग लास्ट में यूज करते हैं ओइक अम्ल। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने बोला CH3COOH, तो क्या आप लोगों का इसमें एल्डिहाइड, ये आपका COOH ग्रुप है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? बिल्कुल है। इसका नामकरण कैसे करते हैं? लास्ट में ओइक अम्ल लगाते हैं। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो आपको हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये आपको हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। समझ लो? तो आपका जो CH3COOH एसिटिक एसिड जो है, इसी का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसमें COOH पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा FeSO4.7H2O। तो ये आपके फेरस सल्फेट क्रिस्टल का आपका केमिकल फॉर्मूला है। और ध्यान रखिए, ये आप लोग का सफेद, पीले और नीले हरे रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बताओ। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला जा रहा है जब लोहे की फाइलिंग में, जैसे मान लीजिए कोई भी कील है लोहे की, आप लोग आयरन है, इसमें आप लोग HCl मिला रहे हो, तो क्या निर्माण होता है? तो जब भी आप लोग आयरन की अभिक्रिया करवाओगे, यहाँ पर लेता हूँ, आयरन की अभिक्रिया करवाओगे, तो आप लोग को क्या मिलेगा? FeCl2 मिलेगा, और आप लोग का यानी आयरन क्लोराइड मिलेगा, प्लस आप लोग की हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये आपका जो ऊपर की सिंबल लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये गैसियस फॉर्म में मिलता है, उड़ जाता है आप लोग का। क्लियर? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन क्लोराइड मिल रहा है और आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट हो जाएगा आप लोगों का कैल्शियम का हो जाएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। आप लोग बहुत जने बोल रहे हैं एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम का तो आपका क्या होता है? बॉक्साइट होता है, आप लोग के फेल्सपार होता है। आपका कैल्शियम का कौन सा हो जाएगा? डोलोमाइट। देखो डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है, तो ये आपका कैल्शियम का अयस्क होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ब्लू विट्रियोल किसका दूसरा नाम है? दोस्तों कॉपर सल्फेट का ही दूसरा नाम है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नीला तोता। तो नीला तोता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuSO4 हो जाएगा। और इस नीला तोते को ही एक नाम से और जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको? तूतिया बोलते हैं। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? तूतिया बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो इसमें आराम से टाइम दो। थोड़ा सा आप लोग का बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूं मैं। आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ लो बात को? देखो मेरी बात, जैसे मान लीजिए आप लोगों का प्लानिट है, समझो मेरी बात को। मैंने आप लोगों को बताया, जैसे पृथ्वी मान लो, इसका मास मान लो m है, इसकी रेडियस r है, तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। जहां पर कैपिटल M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जब सारे मान रखते हो तो G का मान आपका आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप लोग किसी दूसरे प्लानिट पे गए, यहाँ पर आप लोगों को गुरुत्वीय त्वरण निकालना, तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है मैं G डैश मान लेता हूँ। कैपिटल G का मान तो सेम रहेगा चाहे कहीं पर भी जाओ, ये आपका एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब आप लोग उस ग्रह पे जा रहे हो, तो उस ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान m था, तो इसका द्रव्यमान m/2 हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या r थी, तो इसकी r/2 हो जाएगी। r/2 का स्क्वायर r²/4। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? 2gm/r बन गया, r² बन गया, सॉरी, है ना? तो gm/r² की वैल्यू कितनी थी? gm/r² की वैल्यू कितनी थी? 9.8 थी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9.6 हो जाएगा ना? राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। सॉरी दोस्तों, पोल का समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। चलो पोल का समय यहीं पर एंड कर लेते हैं ना। चलिए, तो मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ इसका। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? देखिए मैक्सिमम कहां पर होता है? यहाँ पर होता है, पोल्स पे होता है, ध्रुवों पर होता है। अगर आप लोग इक्वेटर की तरफ चलोगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। चलिए ठीक है, और ध्यान रखिए आपके केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर? और अगर आप लोग ऊंचाई पर जाओगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गहराई में आओगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएं। आप लोगों से पूछा गया व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मास? द्रव्यमान होता क्या है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्शनलेस, देयरफॉर इट्स स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये आप लोगों की परिभाषा है कि द्रव्यमान क्या होता है? दिशाहीन है। एक दिशाहीन तो हजार चीज है।
मास कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, अरे इतनी रामायण क्यों लिखाई है, ये बताओ मास होता क्या, डेफिनेशन बताओ। तो दोस्तों कोई भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैटर कितना है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो ही क्या कहलाती है, उसका मास कहलाता है। तो अमाउंट ऑफ मैटर अकरिंग इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 20% बच्चे सही जवाब दे पाए। तो इतना जल्दबाजी क्यों करते हो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, फिर सिलेक्शन होगा नहीं। तो क्वेश्चन क्विज लिए जब टाइम मिल रहा है तो दोनों टाइम क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मास अपन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप लोग का डेंसिटी हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। देखिए मास की अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्या बताई, अमाउंट ऑफ मैटर, उसमें कितनी मात्रा है पदार्थ की, ये उसके मास से पता पड़ता है। वॉल्यूम क्या होता है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कितनी जगह घेर रही है, वो उसका वॉल्यूम बताएगा। और मास अपन वॉल्यूम ही क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। घनत्व डेंसिटी किससे मापते हो, ये नापते हो यार हाइड्रोमीटर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस आर्द्रता मापी से तो दोस्तों ह्यूमिडिटी मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है, समझ रहे हो बात को। पेडोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे सिंपल क्वेश्चन है, पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये यूज करा जाता है, आपकी शिप के नीचे लगा होता है सोनार, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी का इस्तेमाल होता है दोस्तों पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, गहराई का पता लगाने के लिए। ध्यान रखें इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जो कॉर्क होता है ये आपको कौन से पौधे से मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेरकस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आपका कॉर्क होता है वो ओक के पेड़ की छाल से मिलता है, और इसी का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या हो जाएगा, क्वेरकस सुबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा क्वेरकस, है ना, सुबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम आप लोग याद रखिए, कॉर्क के पौधे, मतलब पौधे से, किस पौधे से आपको कॉर्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। तो बोला जा रहा है जब ध्वनि और श्रोता दोनों एक ही दिशा में समान वेग से चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों का स्पीकर है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये आप लोगों का लिसनर है, तो आपको पता है जब आप लोग के सोर्स और लिसनर के बीच में कोई आपका रिलेटिव मोशन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग सुनाई देती है, तो ज्यादा या कम। तो अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी जो आवृत्ति होगी सेम आवृत्ति का साउंड सुनाई देगा जो आप लोग का ओरिजिनली प्रोड्यूस हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्वेक्शन। देखिए बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा हीट का मोशन है, मतलब हीट का मोड है जिसमें हीटेड पार्टिकल आप लोग के ट्रेवल कर रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को कंडक्शन में तो क्या होता है, चालन में तो आप लोग एक एंड गर्म करते हो लोहे की, दूसरा एंड गर्म हो जाता है ना, तो यहाँ से यहाँ पर हीट कैसे गई, कंडक्शन से गई। क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जैसे इसको गर्म करते हैं, झुन झुन झुन, तो पास वाले को टक्कर मारते हैं, फिर पास वाले को, लेकिन ये अपनी अपनी जगह रहते हैं, ये उठ के यहाँ पर नहीं जा रहे। तो इनमें कोई भी पार्टिकल का मोशन नहीं होता कंडक्शन में। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने गर्मा गर्म खाने की प्लेट रखी है, इसके ऊपर एयर जा रहा है, आप लोग के एयर के पार्टिकल जा रहे हैं, तो जो आप लोग के एयर की जो लेयर होगी वो कांटेक्ट में आएगी गर्म प्लेट में, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान कम होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, वो जाएगी ऊपर, फिर ऊपर वाला आएगा नीचे, फिर ये गर्म आएगा, फिर जाएगा ऊपर। तो हीटेड पार्टिकल ऊपर जा रहा है और फिर आपके नीचे आ रहा है, तो हीटेड पार्टिकल जाके क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है। ये आपके किस में होता है, कन्वेक्शन में होता है, संवहन में होता है। ठीक है, तो दोस्तों 25